अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डार्क रिएक्शन, जो कि फोटोसिंथेसिस का एक सेकंड स्टेप है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइट रिएक्शन को डिटेल में पढ़ लिया, फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन को हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से जाकर देखकर समझ सकते हैं। तो आइए चले हम डार्क रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो डार्क रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ये प्लांट के बॉडी के अंदर रात के वक्त हो रहा होता है। तो जब भी डार्क रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि ये रात के वक्त हो रहा है, प्लांट को लाइट की नीड नहीं है, जब भी हम इसे क्या कह रहे हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। अब प्लांट के अंदर डार्क रिएक्शन कहाँ पर हो रहा होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो डार्क रिएक्शन प्लांट के अंदर स्ट्रोमा में हो रहा होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्ट्रोमा मौजूद होता है, वहाँ पर बेसिकली डार्क रिएक्शन रन कर रहा होता है, जिसको हम डायग्रामेटिकली देख भी लेंगे। डार्क रिएक्शन का एक और एक नाम है, इसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं या कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं आमतौर पर। कैल्विन साइकिल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था या बताया था हमें, उसका नाम मेल्विन कैल्विन था और उसकी कुलीग का नाम बेंसन था। तो उसने एक्सप्लेन किया था डार्क रिएक्शन को, जब भी हम इसको कैल्विन साइकिल या कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। अब आमतौर पर प्लांट डार्क रिएक्शन में एटीपी और NADPH को इस्तेमाल करता है और उसको इस्तेमाल करके क्या बना रहा होता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। अब ये ATP और NADPH प्लांट के पास कहाँ से आया, तो हमने लाइट रिएक्शन में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि प्लांट दिन के वक्त लाइट रिएक्शन में बनाता ही क्या है, ATP और NADPH, ताकि उसको रात में यूज़ करके क्या बना सके, ग्लूकोज। अच्छा, अब डार्क रिएक्शन के आमतौर पर 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 को हम कहते हैं कार्बोक्साइलेशन, नंबर 2 को हम कहते हैं रिडक्शन और नंबर 3 को हम कहते हैं रीजनरेशन, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डायग्राम में कवर करेंगे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिख रखा है और इस लेक्चर के एंड में कुछ कैलकुलेशंस भी मैं आपको लिखवा दूंगा, जो कि पेपर में MD कैट में फर्स्ट ईयर में रीजनिंग क्वेश्चन MCQs जो भी है यहाँ से आ सकता है। अच्छा, अब देखें RUP, अगर इस डायग्राम को देखें, RUBP, RUP और G3P एब्रीवेशंस मैंने लिख रखे हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह है क्या। तो RUP का मतलब होता है रिब्यूलोज फॉस्फेट, RUBP का मतलब होता है रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट और G3P का मतलब होता है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये इनके क्या हैं, एब्रीवेशंस, ये आपने याद रखना। तो आए हम डार्क रिएक्शन को डिटेल में ज़रा डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं। अच्छा, अब देखें, सबसे पहली बात, लेट्स सपोज ये प्लांट है। प्लांट के पत्तों के अंदर आप जानते हैं कि ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का मतलब क्या मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट। तो प्लांट के पत्तों में से मैंने क्लोरोप्लास्ट को निकाला बाहर और क्लोरोप्लास्ट को मैं जूम करके बड़ा करके देख रहा हूँ कि आखिर वो कैसा नजर आता है। जब आप क्लोरोप्लास्ट को जूम करके बड़ा करके देखेंगे तो इसके 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रैनम। ये 1 ग्रैनम, 2 ग्रैनम, 3 ग्रैनम सब आपस में जुड़े हुए हैं, इन सबको मिलाकर हम कहते हैं ग्रैनम। ग्रैनम एक को कहते हैं, एक से ज़्यादा को हम क्या कहते हैं, ग्रैनम। अच्छा, अब इस ग्रैनम में भी जो एक मेम्ब्रेन है ना, ये एक मेम्ब्रेन को मैंने अलग कर लिया, इस एक मेम्ब्रेन को हम कहते हैं थाइलेकॉइड। और हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ रखा है कि थाइलेकॉइड के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन प्लांट के थाइलेकॉइड में हो रहा है, यानी कि इस मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, और प्लांट लाइट रिएक्शन में क्या बनाता है, ATP और NADPH। जबकि यहाँ पर ये डार्क रिएक्शन का मैंने सर्कल बनाया हुआ है। डार्क रिएक्शन कहाँ पर हो रहा होता है, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद है ना, ये लिक्विड जो मौजूद है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो ये इस लिक्विड पोर्शन में बेसिकली क्या रन कर रहा होता है, डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन थाइलेकॉइड में होता है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। अब प्लांट दिन के वक्त लाइट रिएक्शन के थ्रू ATP और NADPH को बनाता है, रात के वक्त प्लांट डार्क रिएक्शन में इसको यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। जब यूज कर लेता है तो ATP और NADPH कन्वर्ट हो जाता है ADP और NADP प्लस में, जिसको प्लांट दिन के वक्त दोबारा यूज करके यही बनाता है। अच्छा, दिन के वक्त प्लांट वाटर यूज करता है, रात के वक्त प्लांट आमतौर पर क्या यूज कर रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहा होता है। ठीक है, आई थिंक कि ये आपको थोड़ा सर्कल समझ में आ गया होगा कि लाइट रिएक्शन ATP NADPH बना रहा है और वाटर को यूज कर रहा है। रात के वक्त प्लांट इन ATP और NADPH को यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है और अगेन कन्वर्ट कर देता है ADP और NADP प्लस में, जिसको दिन में प्लांट दोबारा यूज कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर रहा है। अब हम इस डार्क रिएक्शन को बाहर निकाल कर जरा डिटेल में देखते हैं कि आखिर किस तरह रन कर रहा होता है, जो कि हमारा मेन और बेसिक टॉपिक है। सबसे पहली बात, डार्क रिएक्शन कहाँ पर रन कर रहा है, स्ट्रोमा में, यानी कि प्लांट के पत्तों में क्लोरोप्लास्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। प्लांट के पत्तों में पहले से स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होता है RUBP, एब्रीवेशन मैंने लिख रखी है रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट, ये पहले से मौजूद होता है।
अच्छा, रिब्यूलूस का मतलब होता है 5 कार्बन, ये 5 डॉट मैंने बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन कंपाउंड को हम कहते हैं रिब्यूलूस। बाई का मतलब 2, पी का मतलब फॉस्फेट, तो 2 फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है, जब इसका नाम क्या है रिब्यूलूस बाई फॉस्फेट। एक फॉस्फेट यहाँ पर है और एक फॉस्फेट यहाँ पर है। ये कंपाउंड प्लांट में पहले से मौजूद होता है। अब प्लांट के अंदर क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब उसके पास खुद एक कार्बन है, तो एक डॉट मैंने बना दिया। अच्छा, अब रिब्यूलूस बाइफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड रात के वक्त आपस में कंबाइन होता है बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड रियूबिस्को। यानी कि प्लांट के स्ट्रोमा में एक एंजाइम होता है जो जिसको हम रियूबिस्को कहते हैं, वो इस प्रोसेस को इनिशिएट करवाता है। यानी कि रिब्यूलूस बाइफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में फिक्स करवाता है, जिसे हम कहते हैं रियूबिस्को। और ये जो रिब्यूलूस बाइफॉस्फेट, इसके पास 5 कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास खुद एक कार्बन है, ये दोनों मिलकर 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि फॉस्फेट वैसे ही लगा हुआ रहता है। तो ये जो 6 कार्बन कंपाउंड बना है, बेसिकली यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड हो गया। ये जो 6 कार्बन कंपाउंड, ये बहुत अनस्टेबल होता है, फौरन से टूट जाता है अनस्टेबल की वजह से, अनस्टेबिलिटी की वजह से। तो टूटने के बाद ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। अब 3 फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, और इसके अंदर 6 कार्बन है। अब पहली बात तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि इस स्टेप में क्या हुआ, अब तक कार्बन डाइऑक्साइड आकर फिक्स्ड हो रहा है आरयूबीपी के साथ, एक 6 कार्बन कंपाउंड बना रहा है जो कि अनस्टेबल है, वो फौरन से टूट जा रहा है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कार्बोक्साइलेशन। कार्बोक्साइलेशन भी कहा जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आकर क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ना नंबर्स का बड़ा गेम है ना, नंबर्स आपको काउंट करके रखना। ये याद रखिएगा, RuBp और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक और ये एक आपस में कंबाइन नहीं होता है। आमतौर पर आपके बुक के हिसाब से क्या दिया हुआ है, 3, यानी कि 3 RuBp और 3 कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपस में कंबाइन होते हैं। तो कंबाइन होने के बाद 6 कार्बन कंपाउंड बना लेते हैं, तो ये भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। यानी कि सिंपल इज दैट, RuBp कितने हैं, 3, और कार्बन डाइऑक्साइड भी कितने आ रहे हैं, 3। तीनों मिलकर 6 कार्बन कंपाउंड भी कितने बनाएंगे, 3 बनाएंगे। अब आपको ना कार्बन काउंट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 15 कार्बन हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड के पास एक कार्बन है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं, तो कितने कार्बन हो गए, 3, 15 और 3 कितने हो गए, 18। अब पूरे सर्कल में ना आपको काउंटिंग याद रखनी है, बिल्कुल मैच होना चाहिए, मिस मैच कहीं नहीं होनी चाहिए। अब 6 कार्बन कंपाउंड को देखें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 18 कार्बन, मतलब बैलेंस है। अब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड, ये अनस्टेबल होता है, ब्रेक हो जाता है फौरन से 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में, 3 कार्बन कंपाउंड में। अब 3 कार्बन कंपाउंड कितना बनेगा, आपको यहाँ पर कोई ऐसे नंबर रखने हैं जिससे ये 3 मल्टीप्लाई हो तो 18 आ जाए, ताकि बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, 6, 1 2 3, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 कार्बन, तो ये ऑलमोस्ट बैलेंस है। तो ये हमने पहला स्टेप पढ़ लिया कि पहले स्टेप में क्या हुआ, प्लांट के अंदर RuBp पहले से मौजूद था, कार्बन डाइऑक्साइड आता है प्लांट के अंदर, बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम रियूबिस्को ये प्रोसेस इनिशिएट होता है, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड बनता है, लेकिन चूंकि अनस्टेबल होता है तो वो फॉरन से टूट जाता है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्साइलेशन कहते हैं। अब तक हमने काउंट किया कि कार्बन हर जगह बैलेंस है, इवन फॉस्फेट भी बैलेंस है। अगर आप काउंट करेंगे तो 2 फॉस्फेट है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 फॉस्फेट, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, एक फॉस्फेट यहाँ पे मैंने ज़्यादा रखा दिया, ठीक है, सही। अब यहाँ पर भी आप फॉस्फेट काउंट करें, 2 फॉस्फेट है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 फॉस्फेट। यहाँ पर एक फॉस्फेट है, यहाँ पर लिखा हुआ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट का मतलब थर्ड कार्बन, 1 2 3 थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट है, इस पी को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 फॉस्फेट आ जाएगा, तो फॉस्फेट भी बैलेंस है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं, ये जो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट है, ये आगे देखें कन्वर्ट हो रहा है 1 3 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट में। अब आप इस वर्ड को ना अच्छी तरह पढ़ें, आपको यही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कह रहा है 1 और 3, यानी कि पहला कार्बन और दूसरा कार्बन। कह रहा है बाई फॉस्फेट, बाई का मतलब 2 फॉस्फेट है, तो एक फॉस्फेट यहाँ जुड़ गया और एक फॉस्फेट यहाँ। अब इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, 1 3 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट कहेंगे।
तो यानी कि 3-फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट हो जाता है 1,3-बाईफॉस्फोग्लाइसरेट में। तो ये भी 6 थे, तो ये भी क्या बन जाएंगे 6। 1 2 3 कार्बन, 3 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें 18, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18, कार्बन क्या हो गए बैलेंस। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉस्फेट 1 था, एक फॉस्फेट को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ पर फॉस्फेट 2 है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो ये 6 फॉस्फेट एक्स्ट्रा कहाँ से हैं? तो आपने याद रखना है कि प्लांट दिन के वक्त क्या बनाया था एटीपी, उस एटीपी को इस्तेमाल करेगा, इस्तेमाल करने के बाद वो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, इसको प्लांट अगेन कहाँ पर यूज करेगा लाइट रिएक्शन। अच्छा अब खुद ये कितने हैं 6 कंपाउंड है, तो 6 एटीपी इस्तेमाल होगी और 6 एटीपी के इस्तेमाल होने से 6 एटीपी बनेंगे और 6 फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे। तो इट मीन्स प्लांट दिन के वक्त जो एटीपी बनाया था वो एटीपी को यहाँ पर यूज करके 3-फॉस्फोग्लाइसरेट को कन्वर्ट करता है 1,3-बाईफॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है, एटीपी यहाँ इस्तेमाल हो गया। अब नाउ अगर हम आगे की तरफ मूव करते हैं, 1,3-बाईफॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होता है G3P में। अगर आप यहाँ पर देखें G3P का मतलब क्या हो गया ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब इसके वर्ड से आप चलें, कह रहे हैं 3 फॉस्फेट तो मतलब 1 2 3 थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट है, लेकिन यहाँ तो पहले कार्बन पे भी फॉस्फेट था, दूसरे पे भी था, लेकिन यहाँ पर तीसरे कार्बन पे सिर्फ फॉस्फेट है, तो एक फॉस्फेट बाहर निकला है कहीं से। तो ये जो फॉस्फेट है ना ये यहाँ से अलग होकर बाहर निकल जाता है, ये फॉस्फेट बाहर आ जाता है। तो ये 6 कंपाउंड है, तो फॉस्फेट भी कितने निकलेंगे बाहर 6, आपको नंबर बैलेंस रखना है। अच्छा अब ये ग्लाइसर एल्डिहाइड हो गया, ग्लाइसरेट से इसका नाम क्या हो गया ग्लाइसर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब इसके पास हाइड्रोजन भी आता है। अब वो हाइड्रोजन कहाँ से आया होगा, हमने पढ़ा है कि प्लांट दिन के वक्त क्या बनाता है NADPH, इसको इस्तेमाल करेगा रात के वक्त और कन्वर्ट कर देगा इसको NADP प्लस में, और ये NADP प्लस अगेन लाइट रिएक्शन में यूज होगा जैसे कि मैंने इनिशियली बताया। अब ये जो हाइड्रोजन निकला है ये हाइड्रोजन अगर इसमें ऐड हो गया जब ये क्या बन गया ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये 6 थे तो 6 NADPH भी इस्तेमाल होगा और 6 फॉस्फेट भी रिलीज होगा, और ये जो G3P बना है ये भी कितने बनेंगे 6। अब देखें हर एक एक चीज बैलेंस चल रहा है, अब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा होगा, काउंटिंग आप कर रहे होंगे। 3 कार्बन है 1 2 3, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 18, 1 2 3, 3 कार्बन 6 से मल्टीप्लाई करें 18, 1 2 3 6 से मल्टीप्लाई करें 18, सब कुछ बैलेंस चल रहा है हमारा। अब यहां पर सिनेरियो ये होता है, इस स्टेप को जरा आप देखें, इस स्टेप में हुआ क्या है, यहां तक तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड हुआ था, इस स्टेप में क्या हुआ आकर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, जब ये क्या बन गया ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन की एडिशन, तो उसको हम क्या कहते हैं रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन। यानी कि अब तक हमें क्या समझ में आया कि 3-फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट हुआ 1,3-बाईफॉस्फोग्लाइसरेट में, फिर 1,3-बाईफॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। हाइड्रोजन के ऐड होने की वजह से इस स्टेप को, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे रिडक्शन, जो कि हमारा सेकेंड स्टेप था डार्क रिएक्शन का। नाउ अब G3P में से 6 G3P है, 6 को 3 कार्बन से मल्टीप्लाई करें 18, 6 में से 5 यहीं रहते हैं और सिर्फ 1 बाहर आ जाता है, इस साइकिल से बाहर आ जाता है। ठीक है, अब आप काउंट करें, यहाँ पे 5 बच गए, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 हो गए, और 1 बाहर आ गया, 1 के पास 3 कार्बन तो 18 ही। बस ये जो एक G3P बाहर आया है ना इस साइकिल से, ये बनाएगा ग्लूकोज, लेकिन कितना ग्लूकोज बनाएगा हाफ। अब ऑलरेडी मैंने लिख रखा है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है C6H12O6। अब चूंकि ये 3 कार्बन लेकर आ रहा है बाहर तो हाफ ग्लूकोज बनाएगा, यानी कि C3H6O3। अब ग्लूकोज के बनने के लिए कार्बन चाहिए 6, लेकिन इसके पास है ही 3 कार्बन, तो याद रखिएगा कि ये जब बाहर आएगा तो ये हाफ ग्लूकोज बना देगा। अब हाफ ग्लूकोज बना रहे हैं, अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि भाई एक ग्लूकोज के बनने के लिए हमें कितनी G3P चाहिए, तो हमें 2 चाहिए। अब हर चीज को आप क्या कर देंगे डबल कर देंगे, यहाँ पर रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट 3 है तो 6 कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड 3 है तो 6 कर देंगे, ताकि यहाँ पर हमें एट द एंड G3P कितने मिले 2 मिले। 2 G3P मिलेगा तो कंप्लीट ग्लूकोज बनेगा। तो यानी कि यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6।
आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, पेपर में एमसीक्यूज पूछता है कि ये बता दो डार्क रिएक्शन में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनने के लिए कितने G3P चाहिए होते हैं, 2 G3P चाहिए होते हैं। तो जो 2 G3P के निकलने के लिए यहाँ पर हर नंबर को आप क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। 3 के बजाय इसको 6 कर देंगे, 3 के बजाय 6, 3 के बजाय 6, 6 के बजाय 12, 12 और यहाँ पर 5 के बजाय 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 के बजाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अब ये जो G3P है ना, अब आप इसको काउंट करेंगे। एक चूंकि बाहर निकल गया तो 5 बच गए, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना 15। अब आपके पास 15 कार्बन होने चाहिए। अब ये जो G3P है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है RUP में, रिब्यूलोज फॉस्फेट में। लेकिन रिब्यूलोज फॉस्फेट और G3 में फर्क ये है कि यहाँ पर ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। अब यहाँ पर कोई आप ऐसा नंबर रखें कि 15 हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा, 3 रख दूंगा। 3 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 15, तो मतलब 5 G3P कन्वर्ट हो जाता है 3 मॉलिक्यूल में RUP के, रिब्यूलोज फॉस्फेट के। ठीक हो गया। अब देखें हर चीज बैलेंस चल रहा है। अब ये जो RUP है ना, ये कन्वर्ट हो गया RUBP में। अब इन दोनों में फर्क तलाश करें, क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन सेम। यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर है, तो इट मीन्स एक फॉस्फेट जुड़ रहा है। तो यहाँ पर भी प्लांट क्या करेगा, दिन के वक्त ATP बना रखा था प्लांट ने, उसको यूज करेगा, ADP में कन्वर्ट करेगा और उसके फॉस्फेट को लाकर यहाँ पर जोड़कर RUBP में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 3 है तो ATP भी कितने इस्तेमाल होंगे, 3 इस्तेमाल होंगे, और ADP भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये साइकिल जहां से स्टार्ट हुआ था वापस वहीं पर खत्म हुआ, वही चीज दोबारा बन गई। तो इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, रीजनरेशन। इसे हम क्या कहेंगे, रीजनरेशन, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ था ये साइकिल वहीं पर आकर खत्म हो गया। तो 3 स्टेप्स आपको क्लियर कट समझ में आए। अब इन तीनों स्टेप में कार्बन आपने काउंट कर लिया सेम है, फॉस्फेट आपने काउंट कर लिया सेम है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था साइकिल वहीं पर खत्म हो रहा है, जब हम इसको कैल्विन साइकिल कहते हैं या डार्क रिएक्शन कहते हैं। कितने स्टेप्स हैं, 3। कार्बोक्साइलेशन में RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड होता है, 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है जो कि अनस्टेबल होता है, फॉरन से टूट जाता है, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। जब इस स्टेप को हम कहते हैं कार्बोक्साइलेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है। फिर ये जो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट है कन्वर्ट होता है 1,3 फॉस्फोग्लाइसरेट में, फिर ये G3P में कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ड्यू टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, जब हम इस स्टेप को क्या कहेंगे, रिडक्शन। G3P में से 6 में से एक बाहर आ जाता है, हाफ ग्लूकोज बनाता है, तो एक ग्लूकोज के बनाने के लिए कितने G3P चाहिए, हमें 2 चाहिए। अब ये जो रिमेनिंग G3P है ये कन्वर्ट हो जाता है RUP में, RUP अगेन कन्वर्ट हो जाता है RUBP में, जब भी हम इसको क्या कहते हैं, रीजनरेशन। ठीक है। आई थिंक ये आपको पूरा लेक्चर क्लियर कट समझ में आया होगा।